अशोक का सुहाग रात था, लेकिन वो अपने रूम में जाने से बहुत शर्मा रहा होता है। रूम में जाने से पहले अशोक अपने दोस्त के साथ पैग लगा रहा होता है। तभी उनमें से एक दोस्त अशोक को अपनी पॉकेट से एक घोड़ा छाप टैबलेट निकाल कर देता है। अशोक रूम में जाने से पहले एक टैबलेट खा लेता है और जैसे ही वो रूम में दाखिल होता है, वो पहले अपने रूम का दरवाजा बंद करता है, फिर क्रियाक्रम शुरू करता है। थोड़ी देर बाद ही दुल्हन जोर जोर से चीखने लगती है। अगली सुबह जब रूम का दरवाजा खुलता है, तब दुल्हन वहां से गायब होती है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राहुल स्वागत करता हूं आपका एक और रोमांचक वीडियो में। दोस्तों, आखिर उस रात दुल्हन घर से क्यों भाग गई? क्या गोली का असर इतना तेज था कि दुल्हन बर्दाश्त नहीं कर पाई और घर छोड़कर भाग गई? साथियों, अगर आपको भी इस सवाल का जवाब चाहिए तो हमारे साथ कहानी में अंत तक जरूर बने रहें। आपको भी जब इस राज का पता चलेगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यूपी के एक छोटे से इलाके भीमपुर में योगेश अपनी मां के साथ रहता था। पिता का निधन योगेश के बचपन में ही हो गया था। इसके कारण योगेश ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया। बचपन से ही उसके कंधों पर घर की जिम्मेदारियां थी, इसलिए वो छोटे मोटे काम कर लिया करता। मगर अब उसे एक बड़े मॉल में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी लग गई थी। वो सारा दिन सिक्योरिटी गार्ड बनकर उस मॉल के आसपास घूमता रहता। चूंकि योगेश की जिम्मेदारियां योगेश की उम्र से काफी बड़ी थी, इसलिए वो बहुत ही सीधा साधा और लड़कियों के मामले में बहुत ही ज्यादा शर्मीला था। उसने आज से पहले किसी लड़की से अकेले में बात तक नहीं की थी। लेकिन दोस्तों, योगेश की उम्र काफी बढ़ चुकी थी। वो तकरीबन 33 वर्ष का हो गया था। उसकी माँ को उसकी शादी की चिंता लगी रहती थी। साथियों, गांव देहात की माएँ जो होती हैं, उनको अक्सर ये चिंता लगी रहती है कि उसके बेटा बेटी की शादी हो जाए। वो पहले अपने नाती पोते के साथ खेल ले, उसके बाद वो धीरे धीरे स्वर्गवास की ओर प्रस्थान करेगी। योगेश की माँ, जो योगेश के लिए सब कुछ थी, उसे भी योगेश के लिए वही चिंताएं थी। हालांकि उसकी माँ बहुत सारे अगुए यानी जो लोग शादियां करवाते हैं, उन लोगों को योगेश के लिए लड़की ढूंढने को कहते हैं। अब साथियों, ऐसा भी नहीं था कि योगेश के लिए रिश्ते नहीं आते थे। कुछ रिश्ते इन 3-4 जिलों में योगेश के लिए आए थे, मगर उनमें से अधिकतर रिश्ते लड़की वालों की तरफ से मना कर दिए जाते थे। साथियों, आजकल एक ऐसा दौर चला है कि लड़कियां या तो पहले ही घर छोड़कर किसी लड़के के प्यार में भाग जाती हैं, या अगर कुछ लड़कियां बची भी है तो उन्हें सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए होता। योगेश को भी लड़कियां अक्सर यही कहकर इनकार देती थी। साथियों, योगेश की शादी ना होने के पीछे एक और बड़ा कारण था, उसकी माँ की दहेज की इच्छा। दरअसल योगेश की माँ का कहना था कि योगेश उसका इकलौता बेटा है, इसलिए वो लड़की वालों से दहेज के लिए 5 लाख रुपए और घर के कुछ सामान मांगती थी। अब साथियों, एक सिक्योरिटी गार्ड वाले लड़के के लिए आजकल कोई इतना दहेज देने के लिए भला कैसे तैयार होगा? सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी तो एक प्राइवेट नौकरी है, आज है कल हो सके ना भी हो, इसलिए कोई भी लड़की वाले इतना दहेज देने के लिए तैयार नहीं होते थे। मगर योगेश की माँ अपनी जिद पर अड़ी रहती थी। इसी बीच योगेश को एक शादी का प्रस्ताव आता है। लड़की सावली थी मगर संस्कारी थी। लड़की का हाव भाव, उसका स्वभाव काफी अच्छा था। मगर लड़की के पिता, जो कि एक रिक्शे वाले थे, वो इतना दहेज देने के लायक नहीं थे। तो योगेश की माँ इस शादी से इनकार कर देती है। लेकिन साथियों, योगेश की माँ को ये नहीं पता था कि एक गरीब का दिल तोड़ने के बदले उसे बहुत पछताना पड़ेगा। तकरीबन 1 साल के बाद योगेश को एक और शादी का प्रस्ताव आता है। इस बार लड़की वाले योगेश की माँ की सारी बात मानने के लिए तैयार थे। वो योगेश को दहेज में 5 लाख रुपए और घर के कुछ सामान जैसे पलंग, अलमीरा और भी बहुत सारी चीज देने के लिए तैयार थे। लड़की भी योगेश को बहुत अच्छी लगती है। उसका रंग गोरा, कद काठी में भी लंबी और परिवार भी उसका ठीक था। लड़की के पिताजी की एक सब्जी की दुकान थी और अच्छी खासी दुकानदारी करते थे। लड़की उनकी इकलौती बेटी होती है, इसलिए योगेश की माँ बिना ज्यादा जांच पड़ताल लिए, बिना आस पड़ोस में कुछ पूछे रिश्ता तय कर देती है। शादी तय हो जाने की खुशी में योगेश भी बहुत खुश होता है। वो भी अब आस पड़ोस में सीना तान के घूमने लगता है। योगेश की माँ भी शादी के लिए बैंक से लोन उठा लेती है। क्योंकि योगेश उनका इकलौता बेटा था, वो उसकी शादी धूमधाम से करवाना चाहती थी। टेंट वाले को भी पहले से ही उसकी माँ बुकिंग कर लेती है। गाने बजाने वाले,
महंगे डीजे, लॉज भी अपने इलाके में सबसे महंगे एसी वाले लॉज की उसकी माँ बुकिंग कर लेती है। शादी का दिन करीब आ रहा था। योगेश की माँ की भी तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। अब शादी के कार्ड बंटने भी शुरू हो गए थे। योगेश की माँ पूरे गांव में सबको कार्ड देने लगती है। वो उनके घर भी चली जाती है जिन्हें ना तो वो ठीक से जानती थी और ना ही उनसे ज्यादा संपर्क था। योगेश की माँ लोगों को बड़े ठाठ से कहती थी कि उसके बेटे को पूरे 5 लाख रुपए तिलक और घर की और बहुत सारे सामानें मिली हैं। सारी तैयारियां समय पर हो जाती है और अब शादी का वो दिन भी आ जाता है। शादी बड़ी धूमधाम से होती है। लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उस रात योगेश की माँ और योगेश बहुत खुश थे। सारे विधि विधान जब संपन्न हो जाते हैं तब योगेश अपने सुहाग रात के लिए तैयार हो रहा होता है। लेकिन योगेश, जो कि बहुत शर्मीला लड़का था, उसने कभी अकेले लड़की से बात तक नहीं की थी। वो अपने सुहाग रात के दिन बहुत शर्मा रहा था। वो मूड बनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ हल्की फुल्की शराब पीने लगा था। दोस्तों को योगेश की कमी के बारे में पता था। तभी उनमें से एक दोस्त योगेश को घोड़ा छाप टेबलेट देता है और कहता है, देख भाई योगेश, ये टेबलेट तू रूम में जाने से पहले खा ले, फिर तू शर्माना भूल जाएगा और भाभी के साथ खूब मजे करेगा। योगेश पहले तो टेबलेट खाने से मना करता है, मगर दोस्तों के बार बार समझाने के बाद अंत में योगेश टेबलेट खा लेता है और रूम में चला जाता है। लेकिन योगेश के रूम में पहुंचते ही माहौल कुछ और ही होता है। वो हल्के से अपने रूम का दरवाजा बंद करता है और अपनी दुल्हन रेखा के पास जाकर बैठ जाता है। वो रेखा के हाथों को छूने लगता है। तभी रेखा उसे साफ इनकार कर देती है, मगर टेबलेट का असर अब धीरे धीरे योगेश के तन बदन में आग लगा रहा था। योगेश बार बार रेखा के अंगों को स्पर्श करने लगा था। अंत में रेखा योगेश के ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है, जब मैंने एक बार तुम्हें मना कर दिया तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? योगेश को लगता है कि रेखा भी उसी की तरह शर्मीली है। उसे भी घुलने मिलने में शायद कुछ और दिन लगेगा, मगर टेबलेट का असर अब योगेश के पूरे बदन में फैल चुका था। उसे लगने लगा था कि अगर वो रेखा के साथ एक ही पलंग पर सोएगा तो वो फिर से रेखा को तंग करेगा। इसलिए वो रेखा को कहता है, रेखा तुम एक काम करो, तुम ऊपर पलंग पर ही सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगा। रेखा को भी ये ठीक लगता है। योगेश नीचे अपनी एक अलग चादर बिछाकर सो जाता है। सुबह योगेश की आंख खुलती है तो वो देखता है कि रेखा अपने पलंग पर नहीं है और दरवाजा भी खुला हुआ है। वो पूरे घर में रेखा को ढूंढने लगता है। वो अपनी माँ से भी पूछता है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि उसने भी रेखा को नहीं देखा। आस पड़ोस में भी पूछताछ होती है, लेकिन रेखा कहीं नहीं मिलती है। अंत में योगेश रेखा के पिताजी को फोन करता है और उससे पूछता है। पहले तो पिताजी कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जब योगेश उससे कहता है कि वो पुलिस कंप्लेन करेगा तो उसके पिताजी रेखा की सारी पोल खोल देते हैं। वो कहते हैं कि रेखा एक लड़के के साथ संबंध में थी। वो पहले भी 2 बार उस लड़के के साथ घर छोड़कर भाग चुकी थी, लेकिन हम उसे ढूंढ कर लाते हैं, उसे लाख समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। अंत में हमें लगा कि अगर हम रेखा की दूसरी शादी करवा देंगे तो वो शायद उस लड़के को भूल जाएगी, लेकिन उसने मौका पाते ही आपके परिवार को छोड़कर उस लड़के के साथ भाग गई। योगेश की माँ को यह सुनकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। योगेश की माँ रेखा के पिता को भला बुरा कहने लगती है, पर तभी रेखा का पिता कहता है, भूलिए मत, हमने भी आपको 5 लाख रुपए और घर के बहुत सारे सामान दिए हैं। अगर पुलिस कंप्लेन होगी तो दहेज के इल्जाम में आप दोनों भी जेल जाएंगे। दोस्तों, कुछ समय बाद आसपास में भी ये बातें फैल जाती है और योगेश की माँ और योगेश की समाज में बहुत बेइज्जती होती है। साथियों, ये थी योगेश और उसकी माँ की कहानी। योगेश की माँ दहेज के लालच में इतना डूब गई थी कि वो उस गरीब रिक्शे वाले की फूल जैसी बेटी का दिल तोड़ देती है। उस गरीब का दिल तोड़ने के बदले उसकी माँ को इतना बड़ा सजा मिलता है। साथियों, क्या योगेश की माँ के साथ सही हुआ? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।